वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं जहां पे बात हो रही है पहले नए चैप्टर के बारे में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया चैप्टर आपका गुरुत्वाकर्षण है। क्लास 9th के बारे में बात करेंगे बच्चों। ये पहला लेक्चर गुरुत्वाकर्षण में क्या बात करेंगे उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और जो भी चीजें बताई जाए उसका नोट्स आपको प्रॉपर बना लेना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले कि गुरुत्वाकर्षण जो शुरू करने जा रहे हैं उसका बेसिक सा नींव क्या है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ये फैक्टर होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण को पहले तोड़ करके देखते हैं कि ये बता क्या रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये एक बड़ा शब्द है। इसको जब तोड़ते हैं तो ये गुरुत्व और आकर्षण दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। तो गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व का मतलब होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट मतलब एक बड़ा पिंड या फिर कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचने लगती है तो इसे कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्व। और इसी तरीके से आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर बुलाना। तो ये एक नेचर का नाम रखा है। तो गुरुत्व का तो एक गुण हो गया जो कि एक बड़ी पिंड के द्वारा खींचा जाता है और खींचने की ये कला, खींचने की ये टेंडेंसी, प्रकृति को हम कहते हैं आकर्षण। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ। तो गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है, खींचने की कला, खींचने की प्रवृत्ति, और ये किसी एक वस्तु में दूसरे वस्तु को खींचने की वजह से ली जाती है। अब ये आपने देखा कहां कहां है गुरुत्वाकर्षण, और आज की लाइफ में हमारे गुरुत्वाकर्षण तो आपने सबने सुन रखा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण कहां है, वैकल्पिक उदाहरण हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो दैनिक जीवन में आपको पता है कि सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं मतलब ग्रह हैं वो सब सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए उनके बीच में एक बल कार्य करता है और यह बल ही इनको घुमाता है। और यह बल नहीं लगेगा तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे और कभी भी हमारा प्लैनेट सूर्य को छोड़कर चला जाएगा या सूर्य कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम सूर्य को डेली देख रहे हैं, रोज रोज ये हमारे सुबह में चला आता है हमें देखने और शाम को चला जाता है, ये इसीलिए संभव है क्योंकि इन हमारे और सूर्य के बीच में एक बल लगा है। और दुनिया के इस सबसे फंडामेंटल मतलब मूल बल का नाम रखा गया है गुरुत्वाकर्षण बल। ये मूल बल क्यों? क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अस्तित्व में है, इनको हटाया नहीं जा सकता। ये हमेशा से थे, बस हमने इसकी स्टडी करी है, इसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए ये मूल बलों के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने और कहां-कहां देखा है गुरुत्वाकर्षण का वैकल्पिक उदाहरण? तो जरा सोचिए कि अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूं तो बॉल जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद कुछ दूर तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस आ जाना है क्योंकि उसकी गति कम होती है और फिर वापस आती है। क्यों आती है? क्यों नहीं छोड़ के चली जाती? इसलिए क्योंकि पृथ्वी उसको जाने नहीं देगी। अगर मैं ऊपर से कोई बॉल को ऐसे छोड़ूं तो वो हमेशा वहां टंग क्यों नहीं जाती? उसको नीचे आने की क्या जरूरत पड़ती है? तो नीचे तो वो आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसको भी खींचेगी, और जिस गुण से खींचती है उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व। और ये पूरा जो फैक्टर जिस बल से खींचा जा रहा है, जिस प्रकृति से खींचा जा रहा है, उसी प्रकृति का नाम रखा गया था गुरुत्वाकर्षण, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण से आप बच नहीं सकते, गुरुत्वाकर्षण हर जगह कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा क्या होगी? तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला वह बल जो एक दूसरे को हमेशा बांध कर रखता है, एक दूसरे की मध्य कार्य करता है, एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए कार्य करता है, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जीता जागता उदाहरण सूर्य और हमारे ग्रह हैं। ग्रहों में कौन कौन आता है पता है ना? जैसे हमारा पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, और भी प्लैनेट्स हैं, इवन और स्टार्स वगैरह भी हैं जो कि एक दूसरे के साथ या फिर हमारे सोलर सिस्टम में बंधे हुए हैं। ये सब इसीलिए बंधे हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण तो समझ में आ रहा है कि ये बिना गुरुत्वाकर्षण के कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ नहीं रहेगी, कभी भी अलग होकर चली जाती। ये कॉन्सेप्ट था। तो गुरुत्वाकर्षण बल में आपने सुना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला बल, लेकिन केवल इतना ही नहीं है कि हाँ आपने देख लिया कि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा और गुरुत्वाकर्षण बल के घूमने लगा, क्योंकि घूमने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आप उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले ध्यान से सुनिए डेफिनेशन क्या होगी गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मैंने क्या बोला कि इसको हटाया नहीं जा सकता, ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अस्तित्व में है और ये हमेशा से रहेंगे, तो इसे हम हमेशा मूल बलों के तौर पर लेते हैं। यह एक मूल बल है, यह एक मूल बल है। और मैंने क्या बताया आपसे कि गुरुत्वाकर्षण एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? गुरुत्व और आकर्षण। गुरुत्व का मतलब भी बताया, गुरुत्व का मतलब एक बड़ी वस्तु दूसरे वस्तु को खींचेगी, और खींचने का मतलब अपनी ओर बुलाने का मतलब होता है आकर्षण। तो यहाँ पे आकर्षण वर्ड जो है नेचर को दिखाता है, ये नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, तो इस शब्दों को मिला करके गुरुत्वाकर्षण बनाया गया, राइट। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आपने देख लिया कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगना ही लगना है। अब बात आती है कि फिर क्या जो पृथ्वी है, क्या सूर्य है, दोनों एक दूसरे की ओर चिपक जाएंगे, आके टकरा जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं चिपकते? तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक काम करता है अभिकेंद्र बल का। तो आइए समझेंगे अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंग्लिश के शब्द को ध्यान में रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब थोड़ा समझें। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक धागा ले लेते हैं और धागे में एक बॉल बांध दिया जाए। तो बांध करके इसको आप घुमाइए। जब आप इसको घुमाते हो इस तरीके से, तो घुमाते समय आपने देखा कि बहुत अच्छे से अभी घूम रहा है, लेकिन एक सेकंड आपको घुमाने के लिए एक ताकत की जरूरत पड़ती है, तनाव की जरूरत पड़ती है, जो आपके मांसपेशियां इस रस्सी को देते हैं जिससे वो घुमाते हो। तो जब आप घुमाना शुरू करते हो तो ये घूमने में तो लगा, लेकिन जैसे ही आप बल लगाना बंद कर देते हो तो ये कहीं भी चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना आप तनाव के डोरी में, तनाव कब मिला? जब आपने उसको पकड़ के रखा और बल लगाया। अब बिना बल के ये बल कहां लग रहा है? ये बल आपके हाथ के द्वारा उस बॉल पे लग रहा है जिस बॉल को आपने बांधा था। तो ये घुमा रहे हो, जब तक आप घुमा रहे थे तब तक तो वो घुमा, लेकिन जब आपने बल लगाना बंद कर दिया तो वो भी घूमना बंद कर देता और कहीं भी चला जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इसका मतलब ये है कि अंदर की ओर आपने इसको खींच के रखा था, अंदर की ओर बांध के रखा था डोरी के वजह से। अगर डोरी को मैं काट भी दूं तो भी वो नहीं घूमेगा, छोड़कर चला जाएगा, और अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी वो घूमना बंद कर देगा, छोड़कर चला जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है इस सिद्धांतों से कि अगर मैं किसी बॉल को घुमा रहा हूं तो उसके लिए एक बल की आवश्यकता तो होती है, और बल किसने लगाया? आपने लगाया, अंदर की ओर लगाया है। अगर ये अंदर की ओर बल नहीं लगाओगे तो वो आपके चारों ओर नहीं घूमेगा। तो यहां पर कोई भी एक पिंड, ध्यान से समझिए, कोई भी एक पिंड किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और उसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता न हो। मतलब हर वस्तु को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है ही। जैसे कि आपने घुमाया तो आपने अभिकेंद्र बल लगाया था, किस पर? उस गेंद पर। कहां से? अपने हाथों के थ्रू, मांसपेशियों के थ्रू, और तनाव किस पर लगता था? डोरी पर। तो डोरी पर आपने बल लगाया जिसकी वजह से वो बॉल घूमा। सिंपली इसी तरीके से अगर मैं ग्रहों के बारे में बात करूं तो ग्रह भी चारों ओर घूमते हैं। किसके चारों ओर घूमते हैं? ये घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य भी बल लगाता है किस पर? उस हमारे ग्रहों पर। तो ग्रहों के बीच और सूर्य के बीच हमारे पास बल महसूस होता है, और यही बल जो है इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाता रहता है। और यह बल ना होता तो कभी भी ग्रह उसके चारों ओर घूमते ही नहीं। ध्यान से समझिएगा, जरूरी है गुरुत्वाकर्षण बल लगना, नहीं तो हमेशा रात ही रही रहती और कभी भी हम दिन नहीं देख पाते। हमारा जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो छोड़कर कहीं और चला जाता। समझ पा रहे? तो यहां पर भी वही है। अभिकेंद्र बल क्या है? किसी पिंड पर लगने वाला वह बल जो पिंड को, पिंड मतलब वस्तु, जो भी कण या वस्तु है, पिंड को वृत्ताकार पथ पर
घुमाने के लिए आवश्यक होता है इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। ध्यान दीजिए कि आपने सुना कि डोरी के वजह से ही आपने उस बॉल को घुमाया और आपने जो बल लगाया वो डोरी के वजह से ही लगाया। तो यहाँ पे डोरी में लगने वाला तनाव जो था वो आपकी उस बॉल को घुमाने के लिए सक्षम है। सिंपली अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि और कहां-कहां देखने को मिलता है, तो आपने सुना ग्रहों को सूर्य के चारों घूमने के लिए भी जो बल चाहिए वो भी अभिकेंद्र बल के रूप में है। और बताइए, जैसे आपने सुना है चंद्रमा किसके चारों ओर घूमती है? बिल्कुल घूमती है, आपके पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो वहां पर भी आपको क्या चाहिए? गुरुत्वाकर्षण बल से ही मिलेगा अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के वो घूम नहीं सकता, तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। आप जितनी भी घूमती हुई चीजें देख रहे हो, जैसे फैन हो गया, फैन को घूमने के लिए भी अभिकेंद्र बल चाहिए। ये अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है? बीच में लगता है। बिना अभिकेंद्र बल के फैन के मतलब पंखों के ब्लेड नहीं घूम सकते। झूले भी बीच में बंधे होते हैं ना, बिना बीच में सेंटर के हम कभी भी किसी भी चीज को घुमा ही नहीं सकते। बीच की चीजें अगर ढीली हो जाए, पेंच स्क्रू ढीला हो जाए, तो कभी घूम पाएगी क्या? कभी नहीं घूम सकती। तो इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे कि अभिकेंद्र बल बहुत जरूरी है किसी भी चीज को घुमाने के लिए। समझ में आई बात? ये तो हो गई डोरी के केस में आपने सुन लिया। और जितने भी ग्रहों के लिए घूमने के लिए आवश्यक बल चाहिए वो अभिकेंद्र बल के वजह से ही घूमते हैं। ये समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग बात जानेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। तो न्यूटन कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है। न्यूटन वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले फोर्स का कांस्टेंट मतलब बल का कॉन्सेप्ट दिया था, और उस कॉन्सेप्ट के साथ ही उन्होंने एक सबसे बड़ा नियम भी दिया था। उस नियम का रखा गया नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। जी हाँ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर हम दुनिया में हर दो पिंडों के बीच में लगने वाले बलों के मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। और यह नियम ब्रह्मांड में हर दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल के लिए सत्य है। और एक्चुअली उन्होंने क्या फॉर्मूला दे रखा है वो भी जानते हैं। तो पहले तो हम टॉपिक के बारे में बात करें, और टॉपिक है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसके तहत 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच में मतलब कोई भी चीज इतनी आसानी से तो बताई नहीं जाती। तो उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करके बताया कि जब दुनिया में कोई भी दो पिंडों को ले लें, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े, उन दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस नेचर का नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। बल तो आपने पहले पढ़ ही रखा है, बल को किससे दिखाते हैं? F से दिखाते हैं। तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी और पर नहीं, उन्हीं दोनों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान ही मैंने बता रखा है कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्य मतलब उस पदार्थ के कणों की मात्रा, तो उस पदार्थ के द्रव्यमानों पर निर्भर करती है कि उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, और साथ ही ये भी निर्धारित करती है कि उनके बीच की दूरी क्या है। दूरी और उनके द्रव्यमानों के आधार पर ही लगने वाले इस बलों को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये नियम ऐसा नियम है जो ब्रह्मांड में हर दो पिंडों के बीच में कार्य करता है, चाहे हम पृथ्वी के अंदर हो चाहे हम पृथ्वी के बाहर हो, चाहे हम सोलर सिस्टम में बात करें चाहे हम दूसरे गैलेक्सी में बात करें, हर जगह ये नियम सत्य है। तो ये नियम क्या कहा गया? ये नियम कहा गया कि मेरे पास अगर ये दो पिंड है, मान लीजिए ये दो पिंड है और ये ब्रह्मांड में कहीं भी है, जिसका द्रव्यमान है m1 m2। m1 m2 इसलिए क्योंकि दो अलग अलग है और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए r है। तो ये दूरी जो है इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी ली जाती है। तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण मतलब बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो बाद में वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आकर्षण बल का टर्म याद रखिएगा। तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, इसी को हमने गुरुत्वाकर्षण कहा। ये गुरुत्वाकर्षण बल F जो है ये किस पर निर्भर करता है? इन दोनों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, इनके बीच की दूरी पर। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि ये बल
इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, राइट, द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर भी निर्भर करता है। ये वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है दूरी जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका वर्ग होगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर ये वाली राशि बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे दूरी बड़ी करोगे आप, वैसे वैसे ये बल का मान कम होगा। सीधी सी बात है, जितने दूर लोग होंगे उतने एक दूसरे के बीच में लड़ाई कम होगी, उतने बल कम लगेंगे। तो यही कहानी यहाँ पर भी है कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही कम बल लगेगा। और द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपानुपाती कहने का मतलब है कि दोनों का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला बल भी उतना ज्यादा होगा, राइट। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हमने लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना शुरू किया। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर याद रखिए, इस नियम को शब्दों में लिखना आपको आना चाहिए। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिया गया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था 1686 ईस्वी में। तो सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले बलों के लिए नियम दिया। पहला काम तो ये कि नियम कब दिया था? 1686 में। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसके लिए दिया था? इन्हीं दो पिंडों के बीच में, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाना चाहिए, ये किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इसको आकर्षण ही कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आकर्षण बल कॉमा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का मतलब दोनों का द्रव्यमान जरूरी है, ओके। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्यान से पढ़ लीजिए, अनुक्रमानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट कॉमा क्लोज, राइट। ये याद रखिएगा, दो पिंडों के बीच में ये बल, ओके। तो इसको हम लिख देंगे और फिर इसके बाद याद रखें कि जब भी आप यहाँ पे अनुक्रमानुपाती ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे बनेगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, और ये जो बल है ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है इस पर निर्भर करेगा। अब जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है वहां पर एक आता है नियतांक। आपको पहले भी मैंने बताया होगा, नहीं भी तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि निर्भर तो करता है, लेकिन जैसे ही ये हटेगा तो एक टर्म आ जाता है और उसे कहते हैं नियतांक। तो जैसे ही आप इसे हटाते हैं तो एक नियतांक इस्तेमाल करेंगे और ये नियतांक होता है कैपिटल जी। ध्यान से समझिए, कैपिटल जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। तो जहां पर जी क्या है? एक नियतांक है। कैसा नियतांक है? इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। जहां जी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक नियतांक का मतलब क्या होता है बच्चों? सार्वत्रिक का मतलब जिसका मान
ब्रह्मांड में कहीं ना बदले उसे हम सार्वत्रिक कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पृथ्वी पर हैं लेकिन पृथ्वी के बाहर नहीं है, तो ऐसे नियतांक जो पृथ्वी पर तो ठीक है लेकिन बाहर नहीं लागू होते उसे केवल नियतांक कहते हैं। लेकिन जिसका मान पृथ्वी पर भी वही है, पृथ्वी के बाहर मंगल पर भी वही होगा, मंगल और सूर्य के बीच में भी वही हो, इसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। ये एक्चुअली माध्यम है इनके बीच का। आप कह सकते हो कि ये माध्यम आपको हर जगह मिलेगा, निर्वात में भी मिलेगा, निर्वात मतलब जहां वायु नहीं है वहां भी मिलेगा, इसलिए ये एक नियतांक कहलाने लगा। और इसे आप कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जरूरी है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाया। इसका भी मान होता है बच्चों, इसका मान कितना होगा आराम से निकालना होगा, लेकिन इसका मान भी न्यूटन के प्रयोग में ही निकाला गया था, न्यूटन के प्रयोग के द्वारा ही निकाला गया था। और इसका मान जो बच्चों होता है, इसका मान याद रखना होगा आपको, इसका मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 × 10⁻⁻11। और यहां पर ये जो जी का मान है ये तो निकल गया, और ये निकाला गया था जिसको आपको आगे चल के पढ़ना होगा, फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। और इसका मात्रक देखो, बल का मात्रक क्या बताया गया था, न्यूटन, और दूरी का क्या होता है, मीटर वर्ग है बच्चों, तो मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इधर जाएगा तो न्यूटन के साथ गुणा हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और इसका भी क्या होगा, किलोग्राम, ये नीचे चला जाएगा। तो फाइनली बच्चों इसका मात्रक जो है वो हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पढ़ पा रहे हो, एन फिर डैश दिया है, मीटर स्क्वायर बटे में केजी का स्क्वायर। अब इसका मात्रक निकालो, इसका मात्रक निकालने के लिए आपको करना क्या है, जी बराबर लिखना है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान, ये ऐसा लिख दोगे तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिला। ये जो फॉर्मूला है ये ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच में हर जगह कार्य करता है, इसलिए पृथ्वी पर भी सत्य है और पृथ्वी के बाहर भी। समझ में आया बात? तो चलिए बच्चों फटाफट से इसका मात्रक कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, और साथ ही देखेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे निकाले, मतलब जी की परिभाषा बहुत जरूरी है, आइए वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मात्रक निकाला है हमने कैसे, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटे में m1 m2। कैसे निकाला मैंने, कुछ नहीं किया, बाकी m1 m2 जो था ऊपर उसको नीचे भेज दिया, और जो नीचे था वो तिरक गुणा होकर के ऊपर चला गया, आर स्क्वायर हो गया। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर का हो गया स्क्वायर। अब m1 का हो गया किलोग्राम और m2 का भी हो गया किलोग्राम। किलोग्राम को किलोग्राम से माइनस नहीं किया गया, डैश है बच्चों, डैश का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसी भी मात्रक के बीच में डैश लगाया तो माइनस नहीं होता, एक्चुअली गुणा, इनटू का साइन होता है, तो ये गुणा हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। ये भी डैश है तो इसका मतलब गुणा है, मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये फाइनल इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। इससे पहले हमने इसका मान बताया था कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, अब यहाँ पे जी की परिभाषा भी बहुत जरूरी है, तो जी की परिभाषा कैसे निकालेंगे। अब जी की परिभाषा निकालने के लिए सारी राशियों को एक कर दीजिए जो आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में द्रव्यमान है, आपके हाथ में दूरी है, बल तो उनके बीच में लगेगा, वो आप थोड़े लगाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम कर दिया, मतलब 1-1 किलोग्राम के दो पिंड जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में बल तो लगेगा, लेकिन ये क्या चिपक जाएंगे, नहीं चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बल का मान होता है वो कम होता है, जैसे हमारे और हमारे बगल वाले के बीच में भी बल लगेगा, लेकिन ये बल का मान इतना कम होता है कि हम समझ नहीं पाते। यही बहुत बड़े बड़े पिंड, जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान या फिर चंद्रमा वगैरह के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो वहां पे पिंड का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, ऐसे केस में वो बल समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पिंड का द्रव्यमान कम है, इसलिए हमारे बीच में बल तो लगता है लेकिन हम चिपक थोड़े जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे बल है लेकिन कम है, इसलिए हम प्रभावी नहीं है। यहाँ द्रव्यमान अगर दो 1-1 केजी के ले लिए जाए, उनके बीच में दूरी 1 मीटर ले ली जाए, तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो सब कुछ 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, केवल बल, तो जी बराबर क्या मिला, बल मिला, F मिला, F मतलब बल हो गया। अब यहाँ पर अब इसको परिभाषित किया जा सकता है, किन्हीं दो पिंडों, यहाँ पे दोनों पिंड क्या है, 1-1 किलोग्राम, तो किन्हीं दो एकांक द्रव्यमान के वस्तुओं के मध्य दूरी 1 मीटर होने पर इनके बीच में लगने वाला बल, तो इनके बीच में बल तो लगेगा, कितना लगेगा मुझे नहीं पता, कुछ लगेगा, वो कितना लगेगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। तो हम इनके बीच में जो भी लगने वाला बल होगा वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा, मतलब यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक कहलाएगा। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान जो है इसी तरीके से निकाला गया था कि जो भी अमाउंट ऑफ बल, मतलब बल का मात्रा लगेगा दो एकांक द्रव्यमान के पिंड के बीच में, वही एक्चुअली जी का मान होगा। इस तरीके से हमने जी की परिभाषा भी ज्ञात कर ली। आई होप आपने ये परिभाषा समझ ली है। एक सवाल देने जा रहा हूं बच्चों, जिसको आप ध्यान से सुन लीजिए और ट्राई करेंगे घर पे। तो बच्चों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगाना है और आपको क्वेश्चन करना भी है, इसलिए ध्यान से आइए देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल दे रखा है हमने, 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, जहां पर जी का मान दे रखा है। ये एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान आपको दिया ही जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन आपको ये वैल्यू दी जाएगी। याद है ना, जैसे आपने पिक्चर बना लिया ऐसे, और ये दोनों पिक्चर जो है, एक तो है 10 किलोग्राम का, ये किलोग्राम केजी लिख दिया, और ये 20 किलोग्राम का, इसको भी केजी लिख दिया, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, 10 मीटर है, राइट। ये कुछ इस तरीके से, मीटर को स्मॉल m लिखते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, तो हमने m लिख दिया। अब आपको चलिए हल करके दिखाते हैं। हल करने के लिए हमने लिख दिया हल यहाँ पे, और सबसे पहले करने के लिए m1 का मान लिख लीजिए 10 किलोग्राम, ये लिख दीजिए, इंग्लिश में केजी लिखा करें, और m2 की जगह पे लिख दिया 20 केजी लिख दिया करें, और r की जगह पे कितना लिख दीजिए 10 मीटर। याद रखें कोई भी दूरी मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि किलोमीटर में दिया हो तो मीटर में आना जरूरी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से गुणा करके मीटर में बदला जाता है, तो मीटर में है तो ठीक, नहीं तो बदलना पड़ता है। अब आपको बल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, जी m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ये है आपका बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर एक एक करके मान रखिए, ये बराबर करके मैं इधर ही रख देता हूँ, लेकिन आप नीचे लिख सकते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 गुणे m1 की जगह पे 10 और m2 की जगह पे 20, और बटे में क्या लिखिएगा, बटे में 10 का स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर आपको 6.67 तो लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की घात 11 माइनस में, और ये 0 और ये 0, अब 0 0 ये कितना हो गया, 10 के घात 2 हो गया, और यहाँ पे आपने पूरा 200 लिखना था, तो 200 को आप 200 लिख सकते हो ऐसे करके, और नीचे क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 10 दो बारी, तो इसको क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया बच्चों, ठीक है ना, सिंपली। और यहाँ पे 2 को इससे गुणा कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो ये मैं बराबर करके यहाँ पे लिख दूं, ये 10 स्क्वायर ऊपर है और यहाँ पर ये 200 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.67, अब इसको 2 से गुणा करना है 2, और यहाँ पे 10 के घात -11, और यहाँ पर आपको मात्रा क्या लिखना है, न्यूटन। तो न्यूटन कैसे लिखोगे, हिंदी में भी लिख सकते हो न्यूटन, आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका बल आ गया। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, लेकिन हाँ मैंने 2 से गुणा नहीं किया है, आप 2 से गुणा करके ही उत्तर दीजिएगा। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह मैं बचाना चाह रहा था, यहाँ पे आपको नहीं बचाना, आपको कॉपी के नीचे लिखना है। अब नीचे आ जाइए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 आपको कैसे करना है मैं बता दूं। ये देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 गुणा 10 24 किलोग्राम, जो कि होता भी है, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 7.4 गुणा 10 22 किलोग्राम, जो कि ये भी होता है। दोनों के बीच की दूरी 3.85 गुणा 10 5 क्या है, किलोमीटर है। किलोमीटर है तो किलोमीटर को चेंज करेंगे ना बच्चों के, तो मीटर में चेंज करेंगे, तो गुणे 10 लिख दीजिएगा। जैसे ही 3 लिखोगे ना, तो ये 10 लिखोगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, और जो 5 है 10 तो 10 हो जाता है, क्योंकि उसमें 10 और ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3.85 गुणा 10 अब यहाँ पर क्या करना है, पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे, अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, बस ध्यान में ये रखना है कि आपको चेंज कर लेना है। तो आइए थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं, ऊपर का इरेज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। m1 बराबर कितना है, 6.4 गुणे 10 किलोग्राम, राइट, ऐसे लिख लिया। और m2 का मान भी लिख लिया, 7.4 गुणे 10 किलोग्राम, ये भी लिख लिया। दूरी कितनी है, 3.85 गुणे 10 किलोमीटर है, किलोमीटर km लिखते हैं, इसको चेंज कर लीजिए, 85 गुणे 10
5 गुणे 10 की घात 3, और ये अब मीटर में चेंज हो गया। अब ये 5 और 3 8 लिख सकते हैं आप इसे। अब यहां से आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालने की कोशिश करिए। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। सारा मान रख करके हल करके आप मुझे बताएंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।